क्या नेपाली लोग इंडियन लोगों को हेट करते हैं? इन दिस आर्टिकल ऑफ टेलीग्राफ नेपाल द राइटर वाज सेइंग कि जब से वो पैदा हुआ, जब से उसने होश संभाला, तो बिना कारण के उसने अपने आप को इंडियंस को हेट करता हुआ पाया है। Nepal is the country that's now brimming with anti-India sentiments. Even effigies of Narendra Modi have been burnt in Nepal. इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो हिंदी में इसलिए रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग बाहर से भी देखने वाले हैं, तो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ पाए। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के मन में जो गलतफहमी है ना, उसको इस वीडियो को देखने के बाद मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और लगभग आपका ये सारा कुछ दूर भी होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग मनीष स्वर्णकार। सो मेरे पास एक वीडियो है जो कि बट वाई चैनल पे अपलोड हुआ है और इसका टाइटल आप लोग देख सकते हैं, डू नेपाली हेट्स इंडियन, हिंदी में है। सो इस पर हम रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों का मतलब क्या गलत फहमी है। क्या इंडियन लोगों को लगता है कि नेपाली लोग उनसे हेट करते हैं? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें क्या क्या बोला गया, क्या गलत फहमी है, सारा कुछ इसमें होगा। उसके बाद मैं लास्ट में अपना खुद का ओपिनियन रखूंगा एज ए नेपाली। हम लोग क्या समझते हैं वो सारा कुछ वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सो चलिए देखते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। इंटरनेट में मेरा फेवरेट टाइम पास है रेडिट चलाना। रेडिट पे मीम्स है, छोटे बच्चों को गिरते हुए देख सकता हूँ, वियर्ड क्वेश्चंस और लोगों के साथ हिंदी डिस्कशंस पे पार्ट ले सकता हूँ। काफ़ी फर्क। और अभी मैंने रिसेंटली रेडिट पे एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि नेपाल के ज़्यादातर लोग इंडिया को हेट करते हैं और इंडियंस को ये बात पता नहीं है, इग्नोरेंट है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा कि कुछ चुनिंदा नेपाल के लोगों की फीलिंग होगी, सब ऐसा नहीं सोचते होंगे, पर फिर भी मैंने इस पर थोड़ा सा ऐसा है भी नहीं, 0% सच्चाई है। मैं भी उन इग्नोरेंट लोगों में से एक हूँ। और 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही पूछा था कि नेपाल के लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। ये स्टोरी है दो कंट्रीज जो एक लॉन्ग बॉर्डर, एक रिच कल्चर शेयर करते हैं। कैसे हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ट्रेड और कॉमर्स के पुराने दिनों से लेकर आज की जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। अलग अलग तरीके जिनसे आप एक सिचुएशन को देख सकते हो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये रंजीत रे सर की बुक है काठमांडू डिलेमा। ये हमारे एम्बेसडर टू नेपाल थे और इन्होंने अपनी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताए। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। 2013 में नेपाल में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फुटबॉल मैच चल रहा था और नेपाल के लोग अफगानिस्तान को चेयर कर रहे थे और इंडिया के प्लेयर्स को बू। इनफैक्ट ये कहते हैं कि नेपाल के कुछ लोग हर उस टीम को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है, भले ही पाकिस्तानी क्यों। और नेपाल के लोग बहुत प्राउड, बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं। पिछले साल हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया था सभी देश को सपोर्ट करते हैं, एक ग्रेट इंडियन थे। और इस बात को लेकर नेपाल में प्रोटेस्ट हो गए। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे छोटे इंसिडेंट भी ऐसे ब्लो अप कर जाते हैं। हमारा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो इन दो कंट्रीज को जोड़ता है वही हमारे बीच टेंशन भी क्रिएट करता है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानना ज़रूरी है। नेपाल 200 साल पहले ऐसा दिखता था। शिमला, देहरादून, नीचे की तरफ बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, ये सब नेपाल का पार्ट थे। और इंडिया में उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये ऊपर तिब्बत। अब ये 200 साल पुरानी बात है, तब इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था और तब तिब्बत को एक मिस्टिकल लैंड की तरह देखा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पैसे चाहिए थे और तिब्बत में थी पश्मीना जो लंदन में और महंगी बिकती। पर अगर तिब्बत पहुंचना है तो नेपाल से जाना पड़ेगा, मगर नेपाल ने साफ मना कर दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। तो अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। 2 साल तक वॉर चली पर कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं आया, पर नेपाल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई और नेपाल को अपना बहुत सारा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा। उसी के बाद से नेपाल आज तक ऐसा दिखता है। अब उनकी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई जो इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कल्चर लगभग बहुत सेम है। हिल पीपल ये वो है जो नेपाल को एक तरह से राजा महाराजा यहीं से थे। आज आर्मी में और पॉलिटिक्स में यही डोमिनेट करते हैं। नेपाली नेशनलिज्म और कुछ हद तक इंडिया के लिए जो हेट्रेड है वो इन्हीं लोगों से आती है और फिर बाकी जनजाति है। वॉर के बाद अंग्रेज़ गोरखा सोल्जर से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चालू किया और तब से लेकर आज तक गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। अगर आपको गोरखास के बारे में और जानना है
तो एक ऑडियो बुक जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो है गोरखा रेजिमेंट, जो कुक्कू एफएम पे अवेलेबल है। और वो भी तो हमारे नेपाल से ही है ना, हमारे नेपाली तो है की वॉर स्टोरीज के बारे में बताया कुक्कू एफएम पे। हिंदी हम सभी नेपालियों के लिए बहुत प्राउड की बात है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स, कोर्सेज और स्टोरीज अवेलेबल हैं, और अलग अलग कैटेगरीज जैसे सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, मोटिवेशन, साइंस सब अवेलेबल है। कुक्कू एफएम पे एक फॉर यू सेक्शन भी है जो हमें रिकमेंडेशंस देता है उस बेसिस पे कि कौन सी ऑडियो बुक हम अभी सुन रहे हैं, और एक न्यू रिलीजेस वाला सेक्शन भी है जो आपको नई ऑडियो बुक्स और स्टोरीज के बारे में बताता है। कुक्कू एफएम ने मुझे वीडियो बनाने में सपोर्ट किया है, और आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर भी है। कुक्कू एफएम आपको फर्स्ट मंथ पे 60% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब सिर्फ 39 रुपीज़ में 1 महीना ऑडियो बुक्स। आपको नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और कूपन कोड SALE60 यूज़ करना है। पर ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल से 1 मई तक अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से कुक्कू एफएम को ट्राई करो। अब वीडियो पे वापस आते हैं। अब ज्योग्राफी और कल्चर तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको रीजन समझाता हूँ जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। 1950 तक नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ राजा थे। पर जब इंडिया को आज़ादी मिली, संविधान मिला, उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद और हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बाद नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई। मतलब राजा अभी भी थे, पर अब थोड़ा डेमोक्रेटिकली रूल करना था। मतलब इसको ऐसे समझो कि नेपाल ने 10 साल तक डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इनफैक्ट रूमर है कि नेपाल के राजा नेपाल को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए तैयार थे, पर पंडित नेहरू ने मना कर दिया। पर फिर आए किंग महेंद्र, पर किंग महेंद्र को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा बहुत खेला, डेमोक्रेसी हटाओ अब से, और वो वापस मोनार्की ले आए कि राजा है जो है। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व है। जब किंग महेंद्र ने सारी पावर्स वापस ले ली, डेमोक्रेसी हटा दी, पंडित नेहरू ने नेपाल को बहुत क्रिटिसाइज किया। पंडित नेहरू नाराज थे क्योंकि वहाँ जस्ट सिलेक्शन हुए ही थे, नेपाली कांग्रेस वहाँ मेजोरिटी में आई ही थी, और नेपाली कांग्रेस के ज़्यादातर मेंबर्स वही थे जो हमारे इंडिया से पढ़े थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी मदद की थी, और पंडित नेहरू से क्लोज रिलेशंस थे। किंग महेंद्र ने इन लीडर्स को एंटी नेशनल और भारतीय दलाल बोल के जेल में डालना चालू किया, और नेपाल में जो इंडिया के लिए हेट सेंटिमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़ जो किंग महेंद्र ने की वो थी इंडिया में कांग्रेस की ऑपोजिशन से दोस्ती, मतलब आरएसएस। और ये एक्चुअली मैंने 2 बुक से कंफर्म किया है। प्रशांत झा की बुक है अ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ नेपाल, इनके दादाजी संघ में थे, और दूसरी काठमांडू डिलेमा जो हमारे एम्बेसडर टू नेपाल ने लिखी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली किंग महेंद्र के टाइम बना, जब उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया और नेपाल का डिवाइन रूलर। और आरएसएस एक हिंदू नेशन के आइडिया से बहुत खुश, उनका फुल सपोर्ट। तुलसी गिरी जो एक टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे और आरएसएस मेंबर, नेपाल को एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया उनका ही था। अब यहाँ से पॉलिटिक्स 2 चीज़ों पर शिफ्ट हो गई, एंटी इंडिया सेंटिमेंट और हिंदू गार्ड। किंग महेंद्र के बाद उनके बेटे राजा बने जिन्हें विश्व हिंदू परिषद ने विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और सिक्किम इंडिया के साथ जस्ट जुड़ा ही था। तो नेपाल के रूलर्स में एक ये डर भी था कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो नेपाल अब चाइना के नज़दीक जाने लगा। नेपाल में माओइस्ट लिटरेचर ईजिली मिलने लगा। इस टाइम तक नेपाल और इंडिया के रिलेशंस वीक होने लग गए थे और ये 1990 तक चला। पर फिर 1990 में नेपाल में फिर से रेवोल्यूशन हुआ और राजा की पावर्स फिर से कम कर दी गई। एक हेट्रेड का रीज़न ये भी है कि जब जब नेपाल में कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडिया का उसमें कुछ ना कुछ रोल रहा है। 1950 में हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाने में मदद की थी, और 1990 में जब फिर से ये हुआ तब भी हमने डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फुल सपोर्ट किया। मैंने आपको बताया था ना कि जो हिल पीपल हैं यही रूलिंग क्लास थे, और आज भी कुछ हद तक यही हैं। तो इन्होंने पावर में रहने के लिए एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया। और अगर इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी स्टेप्स है वो इन लोगों के अगेंस्ट है। वैसे अगर ये सब आर्ग्यूमेंट्स हटा भी दे और नेपाल के नज़रिए से देखें तो किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आएगा कि कोई दूसरी कंट्री उनके अफेयर्स में, उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। 1990 के जन आंदोलन के बाद फिर 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। तो यार इन्वॉल्व होते ही क्यों, राजा चाहिए ही नहीं, दूसरे के मैटर में फुल डेमोक्रेसी, फुल रिपब्लिक होगी। अमीश मुल्मी अपनी बुक ऑल रोड्स लीड नॉर्थ में बताते हैं नेपाल के नज़रिए से दिवांग करके पत्रकार आए थे ना नेपाल में, और राजा को चाइना, और जब नेपाल को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था बाद में, चाइना ने दी। पर एंड में जब सिविल वॉर खत्म हुई, नेपाल एक फुल रिपब्लिक बन गई, और 2007 आते आते अब कोई राजा नहीं है, और तब से लेके अभी तक नेपाल एक फुल डेमोक्रेसी है। पर अब जो पॉलिटिशियंस थे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले पॉलिटिशियन थे, या एटलीस्ट पावर में रहने के लिए तो वो यही करते। पहले चाइना नेपाल में राजा को सपोर्ट करता था, पर माओइस्ट रेवोल्यूशन के बाद नेपाल में पावर में थी कम्युनिस्ट पार्टीज, तो चाइना ने फिर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेपाली प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स अब बीजिंग फ्रीक्वेंटली आने जाने लग गए थे। अब चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि पहले नेपाल चाइना को इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए यूज़ करता था, पर अब चाइना नेपाल के डायरेक्ट डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट था।
चाइना नेपाल में रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। चाइना नेपाल की स्कूल्स में जा जाके टीचर्स की सैलरी तक दे रहा है अगर स्कूल्स चाइनीज़ भाषा बच्चों को सिखाएं। एक तरफ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा रिलेशन नेपाल से और कमज़ोर हुआ। अर्थक्वेक 2015 में नेपाल में बहुत बड़े भूकंप आए, गांव की गांव एकदम फ्लैट हो गए और उसी टाइम नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर रहा है। अभी अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट किया था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल की मधेसी पॉपुलेशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग था। मधेसी पॉपुलेशन वही है जो इंडिया से क्लोज है, जिनका ट्रेडिशन, कल्चर हमसे बहुत मिलता जुलता है। इंडिया चाहता था कि नेपाल इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट को फिर भी सही बताया। और इसी टाइम इंडिया ने नेपाल पे एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा। इंडिया इस बात को डिनाई करता है, पर नेपाल के लोग कहते हैं कि हमने नेपाल के फ्यूल ट्रांसफर रोक दिए। और ये सब जब नेपाल में कुछ महीनों पहले एक भूकंप आया ही था। नेपाल को इसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। कहते हैं कि वो टाइम था जब हमने नेपाल को एकदम लूज कर दिया। नेपाल के तब प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली थे, जिन्होंने हाथों हाथ चाइना के साथ पेट्रोलियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया और चाइना ने नेपाल को फ्यूल सप्लाई किया। प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस इंसिडेंट को एंटी इंडिया हेट्रेड में बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपनी पावर को नेपाल में और मजबूत करने के लिए। इसके अलावा हेट्रेड का एक रीज़न है हमारी मीडिया, जो आपको पता है TRP के लिए कुछ भी करती है। इंडिया और नेपाल के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी और लिपू लेक के एरिया को लेके, जिसे दोनों कंट्रीज अपना टेरिटरी बताती है। तो हमारे इंडियन मीडिया ने न्यूज़ रिपोर्ट चलाई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को चाइना के एम्बेसडर ने प्यार में फंसा लिया है, और वो भी इतने घटिया तरीके से। यांकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगा। यांकी के हुस्न के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। ओली को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। ये आप उस कंट्री के PM के बारे में बोल रहे हो जिसे हम हमारा भाई बोलते हैं। reports that the Indian media houses carried were भाई अपने घर में ही बोला जा रहा है उन लोगों को। जब आप ऐसा काम करते हो, जब आपके खुद के घर में वो वैल्यू नहीं मिल रहा, तो किसी अदर कंट्री से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ से आप लोग को वो चीज़, वो रिस्पेक्ट मिलेगा। सबसे पहले अपने घर में ही झाँक कर देखिए कि क्या वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। बहुत इनसेंसिटिव तरीके से लोगों से जा जाके घटिया क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा कवरेज था जैसे फैमिली ड्रामा चल रहा हो। इसके अलावा हम लोग और हमारे पॉलिटिशियंस भी नेपाल के लोगों को लेके बहुत इग्नोरेंट है। अगर मधेसी कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस जिनके सरनेम फॉर एग्जांपल यादव, महतो और ठाकुर हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है, अच्छा तो आप नेपाल कब गए इंडिया से? इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप ऐसा है जो कल्चर, हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यूज़ पे बना है। सदियों से हम एक दूसरे के साथ रहे, एक बॉर्डर शेयर किया है जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों का सोर्स है। और जो हेट्रेड है वो मोस्टली पॉलिटिशियंस और मीडिया ने भरा है। तो इंडिया और नेपाल साथ में काम करके, कोऑपरेट करके डायलॉग्स के थ्रू वापस ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये 2 बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। काठमांडू डिलेमा, जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को वीडियो यहीं तक था। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो में भाई ने जो कुछ भी बताया है वो लगभग एक हद तक सही भी है, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक नेपाली हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी नेपाली। मुझे नेपाली होने का गर्व भी है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि नेपाली इंडियन लोगों से कभी भी हेट नहीं करते हैं, ना ही पहले करते थे, ना ही अभी करते हैं और ना ही फ्यूचर में करेंगे। नेपाल और भारत का जो रिश्ता है उसको बेटी रोटी के रिश्ते से जोड़ा जाता है। बहुत तगड़ा वाला बॉन्डिंग है दोनों ही देशों के बीच। नेपाल एक ऐसा देश है जिसको ना ही किसी अदर कंट्री से कोई दिक्कत होता है और ना ही किसी से कोई विवाद होता है। हम लोगों का ना सभी से भाईचारा बना ही है, सभी देशों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग है, एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के साथ में रहना चाहता है, जिसका अच्छा व्यवहार है, हम लोग उसको ही सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि हम लोग इंडियन लोगों से हेट करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंडिया से हम लोग का जो संबंध है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला रिश्ता है। जो बॉन्डिंग है हम दोनों देशों के बीच, उसके नज़रिए से देखा जाए तो इंडियन लोगों को लगता है कि हाँ, जैसे कि मान लो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, तो वहाँ पर तो नेपाली लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या फिर अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ हम लोग जब किसी अदर कंट्री को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडिया से हेट करते हैं। वहाँ पर हम लोग उससे भी रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडियन लोगों से हेट करते हैं। आप अगर इंडिया से देख रहे हैं वीडियो, तो आप खुद ही बताइए, जब आप नेपाल में आते तो आपको कैसा रिस्पेक्ट मिलता है? आप लोग बताइए एक बार
कितना अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, व्यवहार कितना अच्छा होता है हम लोगों का आप लोगों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऐसा इनसिक्योर जैसा भी फील नहीं होता। आप लोग मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से इस देश में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। मतलब हम लोगों का आप लोगों के साथ एकदम अच्छा जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, वो एकदम अच्छा वाला रहता है। आप लोग खुद ही बताइएगा, अगर आप लोग विजिट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो मैं जो रियलिटी है वो बताता हूँ, जो फैक्ट है, जो मैं खुद ही देखता हूँ और फेस करता हूँ। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो नेपाल में लोग यहाँ पे छुट्टियाँ जैसे मनाते हैं, उस दिन छुट्टी जैसा होता है और सभी लोग जम करके इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को जिताएंगे। हम लोग का ऐसा बॉन्डिंग है, जबकि हमारा देश नहीं खेल रहा है उस लेवल पे, हम लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर कि इंडिया जीते बोल करके। चाहे इंडिया का वो हाइप, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का कितना बड़ा क्रेज होता है, हाइप होता है उस मैच के दौरान। तो क्या हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट थोड़ी करने लगते हैं? और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान लोगों से हेट करते हैं या फिर पाकिस्तान से हम लोगों का कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, या फिर उनको हम लोग पसंद नहीं करते या फिर हम लोग उनको हेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भाईचारे के तौर पे, जैसा कि इंडिया और नेपाल का जो संबंध है उसके वजह से ही हम लोग ज़्यादा वहाँ पे क्लोज है, तो हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बस ऐसा ही है। हम लोग किसी अदर कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ से हम लोग का रिलेशन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को सामने वाले से कोई दिक्कत है या फिर उनसे हम लोगों को कुछ हेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एक फैक्ट की बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इन दोनों देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद उठता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है इंडियन पत्रकारों का। नेपाल किसके कहने पर चल रहा है? नेपाल चीन का एक मोहरा बन सकता है। भारत और नेपाल के बीच जो नए नए विवाद हुए हैं, वैसा पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। कि चीन की शुरुआत से ये कोशिश थी कि नेपाल की सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी भी होनी चाहिए। जो पिछले प्रधानमंत्री थे ओली जी, उनका मौका नहीं लगेगा। उनको ये माना जा रहा है कि वो एंटी इंडिया थे, भारत के विरोधी थे। या मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो कुछ मीडिया होते हैं जिनको कि गोदी मीडिया के नाम से इसको जो ट्रोल किया जाता है, आपको पता होगा, इन लोगों की वजह से। जैसा कि आपको पता होगा कि बीच में नेपाल में जब शपथ ग्रहण था, जब प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे, तो इंडियन पत्रकार दिवांग, जो कि बहुत बड़े पत्रकार हैं इंडिया के, वो नेपाल आए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइए, अब हमारे देश का जब पॉलिटिकल कुछ मैटर है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे किसी अदर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट करना क्या वहाँ पर सही है? ये सरासर गलत है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना दोस्तों, जैसे इंडियन करेंसी अभी बैन हो रहा था, नहीं चल रहा था, 100 से ऊपर का नोट नहीं लिया जा रहा था, माइनस में चल रहा था, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बात विवाद हुआ। और सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, वो मीडिया का ही होता है। मीडिया के वजह से ही कुछ घटिया जो मीडिया है ना, मैं यहाँ पे खुला बोलूँगा, कुछ घटिया मीडिया होते हैं जो कि सिर्फ TRP के लिए, पैसों के लिए कुछ ऐसे दिखाएंगे आप लोगों को टीवी पे, जहाँ से आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इन दोनों देशों के बीच में ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा विवाद होना चाहिए, कि हम लोगों से हेट करते हैं, ये बुरे, ये भले, मतलब ऐसे दिखाया जाएगा जो कि माइंडसेट, आपका माइंड जो वॉश कर दिया जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि हम नेपाली आप लोगों से हेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के देश में ही कुछ ऐसे पत्रकार हैं ना, जो गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो गलत तरीके से लोगों को न्यूज़ दिखा करके सिर्फ TRP के लिए ऐसे टेलीकास्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने में वो पूरा एकदम सच्चाई दिखेगा, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ होता है। I hate Indian political person, you know, that very people I hate because तिनीहरूले नै यो हाम्रो नेपालमा जति पनि यो घुमाइरहेको छ नि, हो त्यसले गर्दा म तिनीहरूलाई हेट गर्छु, बट इंडियन पीपल आई डोंट हेट, आई लव देम। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो आप लोगों के दिमाग में माइंडसेट अभी बैठा है ना कि नेपाली इंडियन से हेट करते हैं या फिर ये है वो है, फलाना है, डिगाना है, ये सारा कुछ एक गलत फहमी है। तो इसको अपने दिमाग से पूरा पूरा हटा दीजिए। हम नेपाली लोग सभी से प्यार करते हैं, सभी देशों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत तगड़ा वाला है, बहुत अच्छा वाला है। क्योंकि देखो, ना ही हम लोगों को किसी से हेट है और ना ही हम लोगों को किसी से दिक्कत है। हम लोग सभी से भाईचारा बना कर रहते हैं और ये सच्चाई भी है कि इंडिया के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है टू कंपेयर अदर कंट्रीज। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो देखिए, जहाँ पर दो कंट्री इतने स्ट्रांगली बॉन्डिंग बना कर रखे हैं, तो वहाँ पर दूसरे देश के लोग जो है इसको तोड़ना तो चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ वाद विवाद उठेगा। तो इसके कारण से हम लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि हम लोगों को भाईचारा बना के चलना चाहिए और इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहे। हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही कुछ था जो कि मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करना था। तो आप लोग न्यूज़ के तौर पे किसी भी चीज़ को जज करने की कोशिश ना करें। जो आप देखते हैं अपने आँखों से, जो सुनते हैं, जो आप खुद फील करते हैं,
उस पर आप बिलीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ पैसों पे बिकती है और उनको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, और टीआरपी के बिना वो कुछ भी नहीं करते। उनको टीआरपी मिलेगा ना, वो लोग कुछ भी दिखा देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। और यहाँ पर पॉलिटिकल हाथ भी बहुत बड़ा आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि हाँ किसमें कितनी सच्चाई है और किसमें कितना गलत बोला गया, कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों को पता होगा। सो धन्यवाद। एट लास्ट यही बोलूँगा कि हम लोगों को किसी से हेट नहीं है, ना ही किसी से कोई दिक्कत है। जय नेपाल, जय भारत।